नमस्ते। हम पढ़ रहे थे इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। आपकी किताब में दी गई एक लेख है बाय पर्ल एस बक। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिया हैड ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। यानी भारत हमेशा से, लेखक कह रहा है कि भारत हमेशा मेरे जीवन के बैकग्राउंड में, यानी मेरी जीवन की कहानी का हिस्सा था। बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अंटिल नाउ। पर मैंने अभी तक उसे अपनी आंखों से खुद नहीं देखा था। Yeah, the stories that our Indian family doctor and his wife told me when I was a child had woven themselves into my growing dreams. कहता पर जो भी कहानियां मैं सुनता था, हमारे फैमिली डॉक्टर जो थे भारत के ही थे, भारतीय उनके एक चिकित्सा थे, खानदानी चिकित्सा, और उनकी वाइफ, उनकी पत्नी जो मुझे कहानियां सुनाती थी भारत के बारे में, वो मेरे बचपन के कल्पना, मेरे सपनों में, सब में ऐसे मिलजुल के आते थे। and I had long read everything that I could find about that country. और मेरी इतनी रुचि थी भारत में, इंडिया के देश के बारे में जानने की, कि मैं उनके बारे में सब कुछ पढ़ चुका था। From my father, I had learned of it through Buddhism and the life history of the Lord Buddha. अपने पिताजी से मैंने इंडिया, भारत के बारे में बुद्धिज्म से जाना था, यानी लॉर्ड बुद्धा जो एक भगवान है उनके बारे में। The very word color reminds me of the variety of hue that is Indian life. तो कहते हैं कि जो कलर जो है यानी रंग, रंगों के बारे में सोच के वो लेखक सोचता है कि मुझे इंडियन लाइफ के बारे में समझ आता है। यानी भारत को वो बहुत रंगीन बोल रहे हैं। इतने राज्य है, इतने तरह के लोग हैं, तो कहते हैं कि मैं रंगों को, अगर मैं भारत को समझना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि वो रंगों, इतना रंगीन देश है, वो इतने रंग है उसमें। As various as our own American human scene. In Kashmir, where the white barbarian invaders from Europe long ago penetrated India, तब लेखक कहता है कितना रंगीन देश है, और कहता है कि जैसे कश्मीर में जब बारबेरियन इन्वेडर्स, बारबेरियन यानी बारबेरियन मतलब सैवेज, अनसिविलाइज, यानी बहुत ही खूंखार या काफ़ी जंगली इंसान। तो कह रहे हैं कि जैसे जब कश्मीर में जब यूरोप से जब अंग्रेज यूरोपियंस आए थे, बारबेरियन इन्वेडर्स, यानी काफ़ी खूंखार लोग जिन्होंने आके काफ़ी लोगों को मारा और इन्वेड कर लिया हमारे कंट्री को, कश्मीर में से राज्य का कंट्रोल ले लिया। तो फिर लॉन्ग अगो पेनिट्रेटेड इंडिया, द पीपल आर ऑफन फेयर। तो यहाँ पे कश्मीर में ऐसे दिखाते कि जब ऐसे यूरोपियन जैसे आए थे, उन्होंने ऐसे पूरी हमारी कश्मीर को ऐसे ले लिया, जैसे पूरे इन्वेड कर लिया राज्य में आके। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे कश्मीर में देखिए सभी काफ़ी गोरे होते हैं, काफ़ी उनका रंग काफ़ी ज़्यादा गोरा होता है। ऑबन हेयर ब्लू आइड वुमेन आर ब्यूटीज देयर। तो वो कहते हैं कि कश्मीर में जैसे ज़्यादातर अगर हम औरतों को देखें तो उनके ऑबर्न हेयर होते हैं, ऑबर्न यानी सुनहरे भूरे टाइप का कलर होता है, एक रंग होता है, और उनकी आंखें भी थोड़ी हल्की होती है, थोड़ी नीली होती है। A young Indian friend of mine has recently married a Kashmiri man who, though his hair is dark, has eyes of a clear green. तो वो कहती है तो लेखक कहते हैं कि एक यंग एक जो उनके दोस्त हैं जिन्होंने एक कश्मीरी मैन, कश्मीरी इंसान से शादी करी है, तो वो कहते हैं कि उनके आंखें बहुत ही हल्की हैं, हरे रंग की हैं, उनके बाल काफ़ी ब्लैक कलर के, यानी थोड़े डार्क रंग के हैं। The skin color of the Kashmiri is a lovely cream and the features are as classic as the Greek. तो वो कहते हैं कि जैसे कश्मीर में हम जैसे लोगों को देखते हैं तो उनका रंग काफ़ी गोरा होता है, और उनके फीचर्स जो है, यानी उनके जो नाक, मुंह, आँखें, ऐसे जो फीचर्स हैं शक्ल के, वो एकदम ग्रीक, मतलब ग्रीक सिविलाइजेशन जो थी काफ़ी साल पुरानी, ग्रीक्स की तरह एकदम है, क्लासिक, यानी काफ़ी सुंदर, जैसे हाथों से बनाई गई हो। But all the people of India must be reckoned as belonging to the Caucasian race, whatever the color of the skin in the south, though it may be as black as any of Africans. तो कहते हैं पर जो सारे लोग जो हैं इंडिया के, उनको हम कहेंगे कि वो कॉकेशियन रेस के हैं। कॉकेशियन रेस यानी जो फेयर स्किन रेस होता है, यानी जो गोरा जो रेस होता है। तो पूरे दुनिया में जैसे जितने भी तरीके के लोग होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कि इंडिया में, भारत में एक तरीके के लोग होते हैं, अंग्रेज़ में या इंग्लैंड में दूसरे तरीके के होंगे, अफ्रीका में आप दूसरे तरीके के लोग देखेंगे, चाइना में आप दूसरे तरीके के लोग देखेंगे। तो सभी का रूप अलग होता है, और सभी का जैसे स्किन कलर या फिर
कम्प्लेक्शन वो सब भी अलग होता है, उनका जो रंग है वो भी अलग होता है, उनके फीचर्स यानी उनके शक्ल जैसे बने होते हैं, दिखते हैं, वो भी अलग होता है। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया में भारत के लोगों को हम क्या ही कहेंगे कि कॉकेशियन रेस, यानी इस रेस या इस तरह के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। तो कॉकेशियन यानी ज़्यादातर जो थोड़े गोरे लोग ही होते हैं और जो यूरोप और अमेरिका ऐसी जगहों पे रहते हैं। तो कहते हैं कि ऐसी जगह से हमें बोलना चाहिए कि वो बिलोंग करते हैं कॉकेशियन रेस से ही, चाहे उनका रंग भूरा हो, काला हो, गोरा हो, जो भी हो। And India has an amazing way of appearing unexpectedly in other life. As for example, today in the life of South Africa, the Indians made up a third group between the South Africans and the black and white. तो कहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो काफ़ी जगहों पे पाए जाते हैं, एंड हर जगह हमें मिले जाते हैं और एक तरह से हर कहीं पे मिलते हैं। तो जैसे साउथ अफ्रीका में भी हम देख सकते हैं कि वो मिलते हैं। For that matter, there was our Indian family doctor, and why should there have been an Indian doctor in a Chinese court to tend an American family? तो कहते हैं कि आप ऐसे सोचो कि हम लोग एक अमेरिकन, मैं अमेरिकन हूँ, मेरी दो मेरी मेरा परिवार अमरीकी है, मैं अमरीकी हूँ, अमेरिका से हूँ, और मैं एक चाइना के पोर्ट में हूँ, यानी चाइना के एक शिप पे, एक जहाज़ पे हूँ, और हमारा जो डॉक्टर था, हमारा फैमिली डॉक्टर है, वो भारत का है। तो आप ऐसे देखिए जैसे भारतीय तो हर जगह होते हैं। And rumors of India persist, for they are a memorable people, dramatic and passionate in finding grammatical lives. तो ऐसे बोलते हैं कि भारत के बारे में तो काफ़ी कहानियाँ हैं, क्योंकि इतने मेमोरेबल है, इतने यादगार लोग हैं भारत के कि वो हर जगह पाए जाते हैं। You see how India has a way of permeating human life. तो कहते हैं कि आप देखते हैं कि भारत कैसे permeating यानी व्यापी, यानी हर जगह ये पाया जाता है। And consider how India has managed merely by maintaining her independence and yes, by producing superior individuals to influence the world in these few short years of freedom. अब देखिए कि आप देखिए कैसे इंडिया जो भारत है, अभी वो स्वतंत्रता हुआ था, तो जिस समय में ये लेखक लिख रहा है उस समय की बात कर रहा है कि अभी तो ये स्वतंत्रता हुआ था, और उसके बाद भी वो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को इंडिया ने, भारत ने जन्म दिया है, और कैसे पूरे विश्व में इसकी क्या पोजीशन हुई है, कितनी आगे बढ़ा है भारत। They have put to good use the benefits the English gave and left, the knowledge of the West, the pure and exquisitely enunciated English tongue of men and women, educated on both sides of the globe. कहते हैं कि इतना आगे भी बढ़ा है, और कितना अंग्रेज़ों ने इन्हें जो भी दिया भारत को, कितना अच्छा इन्होंने यूज़ करा है उसका, कितना अच्छा उन्होंने उसकी तरकीबों से उसको इस्तेमाल करा है, उनके भले के लिए यूज़ करा है। द नॉलेज ऑफ द वेस्ट, जो भी उन्होंने सीखा है अंग्रेज़ों से, the pure and exquisitely enunciated English tongue of men and women educated on both sides of the globe. यानी exquisitely enunciated माने काफ़ी नज़ाकत से, काफ़ी स्पष्ट तरीके से उच्चारित करे वो शब्द, यानी यहाँ पे अंग्रेज़ी भाषा की बात कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने हमें अंग्रेज़ी भाषा दी। witnessed Nehru and with him a host of men learning how to govern. तो कैसे ये अभी लेखक बात कर रहे हैं कैसे भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं कि कैसे भारत ने इतना कुछ सीखा। अंग्रेज जब गए तो उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू जी आए और उन्होंने शुरू करा गवर्न करना, हमें हमारी सरकार बनाई, and the first woman to be the president of the General Assembly of the United Nations, a woman of India, and the man in charge of the prisoner exchange in Korea and India general who won trust from all. तो वो वही दिखा रहे हैं, लेखक ऐसे ही बोल रहे हैं कि देखिए इतने कुछ सालों में ही स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद ही कितने जल्दी इंडिया ने, भारत ने अपनी रूप दिखा दिया, अपनी पहचान बना दी पूरे विश्व में कि नेहरू से, और फिर कितने प्रेसिडेंट जनरल असेंबली के जो थे यूनाइटेड नेशंस की बहुत बड़ी संस्था है, उसके भी सबसे पहले एक वुमन थी, एक औरत थी, भारतीय औरतें थी उसकी प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एंड द मैन इन चार्ज ऑफ द प्रिजनर एक्सचेंज, वो भी एक इंडियन था। Even the blustering and accusation at home and abroad have not yet changed the quiet confidence of the new India. And this confidence founded is unyielded idealism
permeates our world life. What did I go to India to see? Not the Taj Mahal. तो वो कहते हैं कि मैं इंडिया क्यों गया, मैं भारत क्यों गया, तो इतनी वो प्रशंसा करने के बाद इंडिया की, भारत की इतनी प्रशंसा करने के बाद पूछा कि मैं क्यों गया फिर भारत इनमें, तो कहते हैं कि मैं ताजमहल तो नहीं देखने गया, सब ताजमहल देखने जाते हैं. Although I did see it, मैंने देखा पर in my moonlight, not Fatehpur Sikri, although I did see it, and not the glories of empire in New Delhi, although I did see them. तो कहता है कि मैं क्यों गया भारत, ना ही मैं ताजमहल देखने गया, ना ही मैं फतेहपुर सिकरी देखने गया, ना ही मैं दिल्ली देखने गया, चाहे कि ये सारी जगह मैंने देखी पर इसके लिए मैं गया नहीं था. I went to India to see and listen to two groups of people, the young intellectuals in the cities and the peasants in the villages. तो कहता कि मैं भारत गया कि कुछ लोगों से मिलने. मैं गया जो सिटीज़, जो शहरों में जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, और जो विलेजेस में, जो गांव में जो खेती बाड़ी करते हैं, उनसे भी मिलने गया. These I met in little rooms in the cities and little houses in the villages, and I heard their plans for freedom. तो कहते हैं कि इनसे मैं मिला छोटे छोटे रूम्स में, शहरों के छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे कमरों में, और गाँव के छोटे छोटे घरों में, और उनके स्वतंत्रता के मैं प्लान्स, उनके जो भी उन्होंने योजनाएं बनाई थी वो सुनने के लिए. Already the intellectuals believe that another world war was inevitable. कहते हैं कि जो सारे पढ़े लिखे लोग थे उनको लगता था एक और विश्व युद्ध होगा. They had been bitterly disappointed after the First World War for what they felt were the broken promises of England. तो वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कह रहे थे कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 में, by what they felt were the broken promises of England, तो वो उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे कि हम कुछ सही हुआ नहीं, अंग्रेज़ों ने हमें बहुत कुछ बोला था वो करेंगे पर उन्होंने करा नहीं हमारे लिए. The English, they declared, had no real purpose to restore India to the people. कह रहे कि जो अंग्रेज़ हैं और उनके पास को तो कोई वो है ही नहीं कि वो हमारे उनके भले के लिए हमें भारत वापस दे दें, भारतीय लोगों को, और हमें छोड़ के चले जाएं. I could believe it, fresh as I was from China, where the period of people's tutelage seemed endless and self-government further off every year. When you are ready for independence, conquerors have always said to their subjects, etc. तो फिर वो लेखक कहता है कि हाँ, मैं समझ पा रहा था कि भारतीय लोग क्या सोच रहे थे, क्योंकि मैं भी ऐसे सिमिलर स्थिति से, ऐसी स्थिति से वापस आ रहा था कि चाइना में भी ऐसी ही कुछ टाइम चल रहा था, ऐसे कुछ समय चल रहा था जहाँ पे हमें जो लोग रूल कर रहे थे, हमारे जो राजा थे, हमारी जो सरकार थी, वो मान नहीं रही थी हमें स्वतंत्रता देने के लिए. But who is to decide when that moment comes, and how can people learn to govern themselves except by doing it? फिर लेखक बोलता है, पर ऐसा कौन डिसाइड करता है, ऐसा कौन ये सोचता है या जानता है कि कब वो स्वतंत्रता होने का समय आएगा, स्वतंत्र होने का समय आएगा, और अगर लोग चाहते हैं स्वतंत्रता, तो फिर वो कैसे सीखेंगे अपने आप को गवर्न करना, यानी अपने आप की अपनी खुद की सरकार बनाना. वो और कैसे सीख सकते हैं बिना खुद बनाए, यानी सीखने के लिए उन्हें खुद अपनी सरकार बनानी होगी. So the intellectuals in India were restless and embittered, and I sat through hours watching their flashing dark eyes. वो कहता है कि मैं इन जो शहरों में जिन पढ़े लिखे लोगों से, युवाओं से बात कर रहा था, वो इतने मतलब नाखुश थे अपने स्थिति के साथ कि उन्हें अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी, तो वो इतने नाखुश से थे, और मैं उनके साथ बैठा रहा काफ़ी टाइम तक, hearing the endless flow of language, the purest English into which they poured their feelings. तो कहते हैं कि मैं उनके साथ बैठा रहा काफ़ी टाइम तक, और मैंने सुना कि उन्होंने कैसे अपनी जो सारी भावनाएं हैं एकदम शुद्ध अंग्रेज़ी में सब कुछ समझाए, कि वो लड़ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ रहे हैं, और वो मतलब लेखक इसमें से दिखा रहा है कि कैसे वो लड़ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ रहे हैं, और फिर वो अपनी जो भावनाएं हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ वाली भावनाएं, वो भी कितनी सुंदर अंग्रेजी में बोल पा रहे हैं कि कैसे भारत के लोगों ने ही सब कुछ उनको जो भी दिया गया हो, और जो भी उनको भावनाएं, जो भी उनको एजुकेशन, जो भी सिखावट, सब कुछ लेकर उन्होंने अपना ही बना लिया. The plan then was that when the Second World War broke, India would rebel immediately against England and compel her by this complication to set her free.
तो कहते कि जो युवाएं हैं, लेखक कहता है, वो मुझे फिर बताते हैं कि जब भी जो दूसरा वर्ल्ड वॉर होगा, यानी जो दूसरा विश्व युद्ध होगा, उसमें फिर इंडिया जो है, भारत जो है, तब एकदम अचानक से अंग्रेज़ों के खिलाफ जाएगी और फिर उनके खिलाफ लड़ेगी और इस हिसाब से वो स्वतंत्र हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशन यानी कुछ कठिन स्थिति, कठिन स्थिति को बोलेंगे कॉम्प्लिकेशन। They would not be forced, as they declared they had been in the First World War, to fight as England's command. तो वो ये जो युवाएं हैं तो कहते हैं कि ऐसे दूसरे विश्व युद्ध में तो हम उनके खिलाफ लड़ पड़ेंगे और जैसे पहले विश्व युद्ध में हमें अंग्रेजों के साथ लड़ना पड़ा था, वो हम वापस नहीं करेंगे। एंड देन आई आस्क्ड, तो कहते और फिर यंग इंडिया सेड प्राउडली, यानी जो सारे युवा है, वो सारे अंग्रेज भारत के युवा है, वो कहता कि फिर we will ourselves decide whether we wish to fight with England's sides or against her. तो कहते हैं कि इसके बाद जब हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे अंग्रेजों से, तब हम खुद सोचेंगे, खुद हम एक डिसीजन लेंगे, खुद हम फैसला करेंगे क्या हम अंग्रेजों के साथ लड़ना चाहते हैं या फिर उनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। What they did not reckon on when the time came was the savagery of Nazism and the aggression of Japan and Asia. तो कहते हैं कि तब उन्होंने जो ये नहीं सोचा था कि क्या होगा दूसरे विश्व युद्ध में, ये था कि नाजिज्म क्या खूंखार लड़ाई होगी नाजिज्म की लेके, और जो जापानी जो लोग हैं उनका भी कितनी खूंखार लड़ाई होगी एशिया में। तो नाजिज्म क्या है? नाजिज्म जो अडोल्फ हिटलर थे उनकी पार्टी, और वो जो जिस चीज़ में वो विश्वास करते थे उसको नाजिज्म कहते थे। नाजिज्म की वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी दूसरे विश्व युद्ध में। When they perceived that they must choose between the Axis and the English, they chose the English, aware that in spite of many injustices, they were choosing between barbarism and civilization. तो फिर वो कहते कि तब तो वो लोग कुछ बोल नहीं, उन्हें पता नहीं था क्या होने वाला है, कि उन्हें पता नहीं था नाजिज्म आने वाला है, और नाजिज्म कितना, कैसी फिलोसफी थी, एक ऐसी सोच थी जिसकी वजह से काफ़ी लोग मरे थे, एक ऐसी सोच थी वो। तो कहते हैं कि जब उन्हें फिर पता चला, जब समय आया और इन युवाओं को चूज़ करना पड़ा, फैसला लेना पड़ा कि वो किसके तरफ लड़े, तो उन्होंने साथ लिया अंग्रेज़ों का ही, क्योंकि वो जानते थे कि चाहे अंग्रेज़ों ने बहुत ही बुरे काम करे होंगे उनके साथ, पर अभी पूरे अगर हम वो देखें विश्व में, तो वो सही विश्व के हिसाब से वो नाजिज्म के अगेंस्ट थे, यानी नाजिज्म के खिलाफ ही वो लड़ रहे थे। तो नाजिज्म के खिलाफ लड़ना उस समय बहुत ही उचित था। They postponed their plans for freedom, Gandhi meanwhile doing his work within his own country until the war was over. कहते कि फिर युवाओं ने फिर सोचा कि चलो अब हम अंग्रेज़ों के साथ लड़ लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद में लड़ लेंगे। और गांधी meanwhile doing his work within his own country, तो गांधी जी तब काम कर रहे थे until the war was over, and by then the wisest minds in England, understanding the new world, returned India to her people, in spite of all opposition from Englishmen and others who did not have sufficient understanding of Asia to know what wisdom was. तो कहते हैं कि तब तक फिर ऐसा हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी जब गांधी जी काम कर रहे थे और सब लोग लड़ रहे थे, तब अंग्रेज़ों ने खुद ही समझ लिया कि ये सही बात यही होगी अगर भारतीयों को स्वतंत्रता दे दी जाए, और भारतीयों ने स्वतंत्रता के लड़ा और उन्हें मिल भी गई। Not even Churchill's prophecy of bloodbath, partly fulfilled at that, could prevent the inevitable. तो कहते हैं कि चर्चिल जो थे, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे अंग्रेज इंडिया के, भारत के, कि वो भी नहीं रोक पाए इस चीज़ को, कि वो भी भारत की स्वतंत्रता को नहीं रोक पाए उस टाइम पे, उस समय पे। India had waited as long as she could, and peasants and intellectuals were on the same side in the old invisible combination. तो ये कह रहे हैं कि भारत ने काफ़ी वेट कर लिया था, काफ़ी समय दे दिया था, और सभी के सब, जो गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, पढ़े या अनपढ़े, सारे के सारे साथ ही थे इस स्वतंत्रता की फाइट में, स्वतंत्रता की लड़ाई में। It was Gandhi's strength that made him know very early that both peasant and intellectual must be one to work together for their country. तो कहते हैं कि गांधी जी को पहले से ही पता था कि जीतने के लिए कि वो दोनों पेजेंट को, यानी गांव के लोगों को भी और पढ़े हुए लोगों, सबको साथ में ही लड़ना पड़ेगा। His hold was equally strong upon them both, so he achieved his end without war. तो गांधी जी ने कैसे बिना लड़े, जो वो एकदम एंटी वायलेंस, जो बहुत
पीस और इन सब के बारे में जो बात करते थे कि वो लड़ने को या वो युद्ध को ज़्यादा मानते नहीं थे गांधी जी। तो उन्होंने कहा कि इन सबको साथ में ही लड़ना पड़ेगा, जैसे भी लड़े। Perhaps we Americans do not yet fully understand the great lesson that India has to teach in thus winning her freedom. वो कहते हैं कि हमें शायद अमेरिकी लोगों को अभी तक हमें समझ नहीं आता कि कितना लेसन इंडिया ने, कितना भारत ने कितना हमें समझाया है, पढ़ाया है कि भारतीय स्वतंत्रता के जो फाइट है, जो लड़ाई है, हमें कितना कुछ सिखाया है। Besides a mighty triumph of a bloodless revolution, a war of independence shrinks in size and comes a concept. India has taught humanity a lesson and it is our peril if we do not learn it. तो वो ये कहता है, लेखक कहता है कि चाहे अमेरिका का भी एक अमेरिकन का भी एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रहा था, उनका भी एक स्वतंत्रता की युद्ध रही थी, जंग रही थी, बट उन्होंने भारत से अभी भी बहुत कुछ सीखने को है। द लेसन क्या सीखने को है? That war and killing achieve nothing but loss, and that a noble end is assured only if the means to attain it are at peace with it and also noble. तो वो कहते हैं कि हमने सीखा क्या कि जंग वंग में लड़ने से काफ़ी लोग मरते हैं और उससे कुछ ज़्यादातर होता नहीं है। एंड अगर कुछ हमें सही में चाहिए हो तो हमें उसकी तरफ ढंग से सीखना चाहिए और ढंग से लड़ना चाहिए। हम ये सीखते हैं। चलिए अब बाकी का हम अब दूसरी वीडियो में करते हैं।